नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ आज आपके बीच लेके आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में एक नया अध्याय लेकर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग अपना थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं कि विकल्प बहुत है मार्ग को भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक के अंदर क्रांति वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया और बेसिकली रेवोल्यूशन इंग्लैंड पे ज़्यादा फोकस किया है। इंग्लैंड पे काफ़ी अच्छा फोकस किया गया। सबसे बड़ी बात, मैं क्रांति वर्ड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, कब पब्लिश हुआ, क्या क्या इसमें रीज़न पड़े थे। सबसे बड़ी बात, क्रांति जो वर्ड है वो लिया गया है, सबसे पहली बार यूज़ हुआ है वो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बुक है, रिटन बाय अर्नोल्ड टॉइनबी, और पब्लिश्ड कब हुआ है? 1884 में हुआ है। तो इस समय इस बुक में काफ़ी क्रांति से जुड़ी चीज़ें थी, वर्ड्स से जुड़ी चीज़ें थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रांति के बारे में इतिहासकारों को दो तरह के मत है। एक का मानना है कि 5 सदी से ज़्यादा किसी भी चीज़ में परिवर्तन आने में टाइम लगे, 5 सदी से ज़्यादा, तो वो क्रांति नहीं कहलाती है। मगर जो दूसरे वालों का, जो इसके पक्ष वाले हैं कि इसे क्रांति वर्ड बोलना चाहिए, क्रांति मतलब बोलना चाहिए, उनका मत है कि ठीक है, चेंजेस आने में टाइम लगता है, ठीक है, मगर उस चेंजेस से पहले लोगों के जीवन में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा अहमियत लगता है। तो ऐसे तरह के दो मत हैं और ये मत चलते रहते हैं, हर सदी में आते हैं, हर दिन एक नया इतिहासकार आएगा वो अलग मत देगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। 17वीं 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का जोर शोरों से प्रचार किया गया, ठीक है, और उसने यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। जो छोटे मोटे उद्योग थे उसे ख़त्म कर दिया, बेकारी की समस्या को उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले जहाँ पे हाथों से 20-20 लोग काम करते थे, वहीं पे अब 2 लोग एक मशीन के ऊपर 18 लोगों काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ने शुरू हो गई थी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि लोग अब गांव छोड़ के शहरों में चलने लगे नौकरी की तलाश में, तो उस कारण भी प्रॉब्लम आने लगी। तो कोई भी परिवर्तन आता है उसके साथ अपना वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लेके आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके ऊपर पहले हम कॉजेज शुरू करते हैं कि इंग्लैंड में बेसिकली इसके आने के क्या कारण थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि मेन इस पर फोकस इंग्लैंड पे किया गया है, क्योंकि इंग्लैंड उस समय बहुत पावरफुल था, जल सेना उसकी पावरफुल थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें मिला के देखेंगे। सबसे बड़ी बात, कॉजेज क्या रहा है इसका कि संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात, सिर्फ उस समय सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी और वो रूल करती थी उसके हिसाब से। तो उसकी नॉर्मल बात है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वहाँ पे ये आना लाजमी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी देशों से 10-12 कदम आगे चल रहा है। तो उसको अपने विकास में ध्यान देना है कि भाई अगर ये इससे फिर हमारा माल जल्दी तैयार होगा, जल्दी लोगों तक जाएगा, जितनी डिमांड रहेगी उतनी होगा। तो उस तरीके से वो काम किया और ये आनी वहाँ पे लाजमी बात थी संवैधानिक सरकार की। दूसरी बात, राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उसके मुकाबले सामंत प्रथा, दास प्रथा इंग्लैंड में नहीं थी। राजनीतिक स्वतंत्रता थी लोगों में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, तो ऑलरेडी लोग अपनी मर्जी से चुनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही चुनेंगे तो अपनी मिजाज से लोग काम करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों के पास थी, वो अपनी मर्जी से चुनते थे किसे हमने देना है वोट, कोई दबदबा नहीं होता था उन पर। उच्च कोटि की जल सेना, सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड को जल की रानी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय चाहे आप बड़े से बड़ा कोई भी देश ले लो, आज हमारा अमेरिका सुपर पावर है, मगर उस समय इस कंट्री के पास जल सेना, इसके मतलब जितनी जल सेना किसी के पास नहीं थी और इतनी शक्तिशाली जल सेना किसी के पास नहीं थी। इसलिए भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ आने के कारण ये हुआ कि इजीली कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा था, ठीक है। तो इस कारण भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। दूसरी बात, उपनिवेशिक पर शक्ति थी ये, इंग्लैंड ने बहुत से देशों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जिससे कि वहाँ से इजीली कच्चा माल आ सकता था। तो इसको अपने उद्योगों को लगाने में कहीं भी इजी होता था, कच्चा माल आराम से मिलता था और वो उसका यूज़ करके लोगों पर कपड़े बेचता था और अपनी इकोनॉमी को भरता था। इस तरीके से इनके पास ये भी एक कारण बनता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यहाँ पे। दूसरा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, एडम्स बुक के तहत, द बुक का नाम है द प्लासी की लड़ाई, द वॉर ऑफ प्लासी।
इस बुक में ब्रिटिशर्स काफ़ी बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने भारत पे कब्जा किया। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत में स्थापना इनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं कुबे का खजाना साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे कच्चे माल का रॉ मटेरियल भरपूर मिला, और इसलिए इनके पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरी बात, खनिज पदार्थों की कमी ना होना। खनिज पदार्थों की कमी नहीं थी इनके पास। कोयला और लोहा अधिक मात्रा में मिलता था, जिसके हमारे ये अपना कंट्री है अमेरिका, यहाँ पे भी लोहा कोयला की काफ़ी खाने थी। अफ्रीका हो गया, इन सब जगहों पे भी थी, जिससे ये लोगों को काफ़ी आसानी मिलती थी। कच्चा माल वच्चा माल ये लोग ईजिली ले लेते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चिकित्सा की सुविधाओं में वृद्धि होने लगी। निम्न वर्ग का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा था। चिकित्सा की जितने भी डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी मिलने लगी थी। अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड शुरू से ही सभ्य देश था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो आम बात है कि जहाँ पे एक राजा है, वो उसका परिवार पहले से सुखी है, तो नीचे की जो जनता है वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, उसको अपना संघर्ष जारी रखना। राजा का बेटा अपने हिसाब से काम करेगा, वो अपने बाप के आगे की सोचेगा। तो वैसे ही इंग्लैंड के लोग अब आगे की सोच रहे थे, हम लोग इंग्लैंड तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। ये अपने थोड़ा डेवलपमेंट में फ़र्क होता है हर एक देश में, जैसे आज डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस है, वैसे ही चल रहा था। दूसरा, विकसित व्यापार, जो व्यापार की शक्ति थी उसको विकसित किया गया। हाँ ठीक है, अब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होने लगा, अब माल सब खरीदे जाने लगे, कपड़े बन के जाने लगे, तो इस कारण भी लोगों में काफ़ी चेंजेस आए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे बढ़ चढ़ के आया। इंग्लैंड में ऐसा आया कि बस पूछो मत, उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया इंग्लैंड को। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसके आया, मगर इम्पैक्ट क्या पड़े। कुछ अच्छे इम्पैक्ट पड़े, कुछ बुरे इम्पैक्ट पड़े, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे बेसिकली पड़े क्या। दूसरी बात, कारखानों की स्थापना हुई। भैया जब आएगा कोई भी इंडस्ट्री तो वो अपने पहले कारखाने लगाएगा। कारखाने लगाने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो कौन देगा? किसान देंगे, ज़मींदार देंगे, तो उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी पेमेंट मिलेगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो पहले सबसे बड़ी बात, कारखानों की स्थापना हुई। लघु उद्योग जो थे उनका अंत हो गया। मतलब जैसे जो घरों से काम होते, जैसे कढ़ाई का काम चलता था पहले, सब हाथों से मिलके सभी घर में करते थे, मगर अब वो काम खत्म हो गया, वो सारे काम मशीनों के द्वारा किए जाने लगे थे। उस पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय आय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बाहर वो पैसा बाहर भी जा रहा था, और लोग जहाँ 10 रुपये की चीज़ें उसको 20-20, 30-30 रुपये में कर रहे थे। जहाँ कच्चा माल वो 2 रुपये में यहाँ से उठाते थे, अब वही चीज़ बाद में हम लोगों को वो 50-50, 100-100 रुपये में बेचते थे। तो ये भी चीज़ हुई। पर जीवन स्तर का विकास, अब देखिए, अब जहाँ इंडस्ट्री लगेगी, सब अब अमेरिका है, उसके पहनावे में, और जो अभी अभी विकसित हुए, जैसे पाकिस्तान ले लो और अदर कंट्रीज ले लो, उनके में फ़र्क है पहनावे में। ठीक है। तो वैसे ही है, और भी देश दे लो, ये फ़र्क होता है। अगर जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास शोहरत है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंट रहेगा। जहाँ पे पैसा नहीं, कुछ नहीं, आप फिर नॉर्मल रहोगे, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद बहुत बड़ा। पूंजीवाद जो कैपिटलिस्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं, आज अमेरिका का विचारधारा कैपिटलिस्ट है, उसने कारखाने लगाए, और इससे क्या होता है, लोग अमीर और अमीर होते जाते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा एक बनता है। उसके बाद आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। इस प्रकार जो विश्व के व्यापार में इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। ठीक है। और इन्होंने बहुत जल्दी ही इसको विश्व को मंडी में तब्दील कर दिया। ठीक है। हम लोग उस पर जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, लोग अपना गांव छोड़ के अब शहरों में जाने लगे अपनी रोजी रोटी की तलाश में, और इस कारण शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने लगी है। तो ये भी कारण थे। तो ऐसे बहुत से कारण थे। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने लगा कि उनसे निरंतर काम कराए जाते थे, दिन रात काम करते थे, तो तनख्वाह बहुत कम दिए जाते थे उनको। कोई जैसे मजदूरों का जो भी हेल्प होती है वो सब नहीं करते थे। तो ये भी एक कारण बना, ये भी माफ़ी चाहिए, इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो ऐसे बहुत से इम्पैक्ट पड़े हैं जिन्होंने काफ़ी देश में, इंग्लैंड में काफ़ी चेंजेस किए, और जिससे उसको फ़ायदा नुकसान दोनों हुआ। देखिए, हर एक चीज़ चेंज आता है तो उसमें फ़ायदा नुकसान होता ही होता है, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग अपना निष्कर्ष लेते हैं कि देखिए, कोई भी चीज़ आएगा, परिवर्तन ही समाज का दर्पण है। समाज में परिवर्तन आएगा तो विकास की ओर बढ़ेगा, क्योंकि परिवर्तन के साथ ही होता है। तो वही है, समाज में जो परिवर्तन है वो एक दर्पण माना जाएगा समाज का। तो उस तरीके से हम लोग बस ये कहूँगा मैं आपसे कि ज़्यादा ना बोलते हुए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन 4 लग चुका है, उसका पालन कीजिए, और
कोशिश कीजिए कि 5 ना लग पाए। लॉकडाउन हम लोग इसी के बीच में ख़त्म कर दें 31 मई तक, और फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, अंधियारे से दूर हटे, अंधेरे की जो छाप पड़ी है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वो फिर हटेगी और फिर से जगमगाएगा विश्व। एक अच्छी खुशी, और एस्ट्रोनॉट जितने भी हमारे ऊपर गए हैं अंतरिक्ष में वो भी देखेंगे अच्छे से कि धरती फिर से मुस्कुरा रही है, खुशी है। तो इस तरीके से कोरोना से भागेगा कोरोना 31 मई तक। इस तरीके से मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन, किसके साथ? सौरभ यादव के साथ, निरंतर और हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन, प्रेस द बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिलते रहें। तो ठीक है, फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।